नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कोर्ट में केजरीवाल के ईडी पर बड़े खुलासे की, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की मोदी सरकार को सख्त नसीहत की। बात करेंगे गुजरात बीजेपी में हुई बगावत की, बिहार में सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बनी बात की, जानेंगे वरुण गांधी ने टिकट कटने पर कैसे बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी को कश्मीर की चिंता नहीं, केवल राहुल गांधी समझते हैं जम्मू कश्मीर की परेशानी, इंडिया गठबंधन की जीत से ही मिलेगी राहत। राजस्थान में जाट समाज ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने की महापंचायत, ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने पर बीजेपी को हराने की ली कसम। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को घोषित किया अशांत, 6 महीने के लिए बढ़ाया अफस्पा। और शेयर बाजार में तेजी, 639 अंकों की बढ़त के साथ 73,635 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 203 अंकों की बढ़त के साथ 22,326 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है, तो दूसरी तरफ आज ईडी की रिमांड भी खत्म हो गई थी। केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने ईडी के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। तो क्या कहा केजरीवाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउत एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुई, जहां केजरीवाल ने अपनी दलीलें देते हुए अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कोर्ट से सवाल किया कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? मुझे किसी अदालत ने दोषी नहीं माना, न ही किसी अदालत में मुकदमा चलाया गया। 25,000 से ज्यादा पेज दाखिल किए गए हैं, मेरा नाम 4 जगहों पर आया है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी ने मेरे घर पर सिसोदिया को दस्तावेज दिए हैं। मेरे घर सैकड़ों लोग आते हैं, आप मुझे इस आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा मामला श्रीनिवास का है, जो ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन की बात करने के लिए मेरे घर आया था। हमने कहा आप प्रस्ताव दीजिए, हम एलजी को देंगे। फिर ईडी ने श्रीनिवास के घर पर छापा मारा और जब बेटा गिरफ्तार हुआ तो बात खत्म हो गई। जब श्रीनिवास अपना बयान बदलते हैं तो उन्हें जमानत मिल जाती है। ईडी का मकसद सिर्फ हमें फंसाना है। ईडी ने जो 25,000 पन्ने दाखिल किए हैं, उनमें केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया गया जो सही नहीं है। शराब घोटाले का पैसा कहां है? 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना का एक आदेश है जिसमें कहा गया कि ये संदिग्ध है। शरत रेड्डी के 9 में से 8 बयानों में मेरे खिलाफ रिश्वत की बात नहीं है, लेकिन 9वें बयान में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलता है तो उसे जमानत मिल जाती है। वही कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। इसी बीच हाई कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हैं और वो जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को नामंजूर कर दिया। केजरीवाल के सवालों का ईडी क्या जवाब देती? लेकिन सवाल सिर्फ केजरीवाल या विपक्ष दल ही नहीं उठा रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश भी भारत में विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंता दिखा रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो क्या कहा है अमेरिका ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 5 दिन से ईडी की रिमांड में हैं। एक तरफ पूरे देश में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, इसके विरोध में पूरा इंडिया गठबंधन भी एकजुट हो गया है, तो दूसरी तरफ अब ये मामला विश्व स्तर पर चर्चा में है। अमेरिका ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मीडिया से कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दरअसल अमेरिका ने इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। और अब एक बार फिर अमेरिका ने मामले में दखल दिया है। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बारबेना को तलब किया था।
विदेश मंत्रालय के साथ इस बैठक में भारत ने मामले में टिप्पणी को लेकर भी सवाल उठाए, पर ग्लोरिया ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि वो कूटनीतिक बातचीत की जानकारी नहीं दे सकते, और उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई है। इसके साथ ही अमेरिका ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाने पर भी बयान दिया। मैथ्यू मिलर ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि टैक्स अथॉरिटी ने उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इससे उन्हें चुनाव कैंपेन चलाने में दिक्कतें हो सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आपको बता दें, इसके पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उम्मीद है कि यहाँ न्यायालय आजाद है। केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी। जब तक दोष साबित ना हो तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ विदेश में भी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में यह मामला काफी गंभीर हो जाता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार को हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जवाब देना पड़ सकता है। जर्मनी और अमेरिका भारत से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष के नेताओं पर चुनाव से पहले इस तरह कार्रवाई क्यों की जा रही है। मोदी सरकार मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है और ये मुश्किल मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात में कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। चुनावों के बीच गुजरात बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है, तो क्यों गुजरात बीजेपी में हुई है बगावत, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में बीजेपी में इस बार बड़ी बगावत हो गई है। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। नाराजगी पैराशूट उम्मीदवार के साथ कांग्रेस से आए नेताओं को दिए गए टिकट को लेकर है। गुजरात में लोकसभा के साथ 5 सीटों पर विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और इन सभी 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दिया है, जिस कारण से पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भी टिकट वितरण को लेकर बीजेपी नेता नाराज है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते वडोदरा से मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट को टिकट लौटाना पड़ा। उनकी जगह उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर हेमांग जोशी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल साबरकांठा सीट का है। यहाँ से पहले भीखाजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में उनकी जगह पार्टी ने शोभनाबेन बरैया को उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन अब ठाकुर के समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व सीएम अमर सिंह चौधरी के बेटे डॉक्टर तुषार चौधरी को उतारा है, जो बीजेपी की लड़ाई का फायदा लेते दिखाई दे रहे हैं। एसटी रिजर्व वलसाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने धवल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। धवल पटेल नवसारी के रहने वाले हैं। ऐसे में उनकी वलसाड में पैराशूट एंट्री हुई है। उनके खिलाफ काफी पैम्पलेट और लेटर वायरल हो रहे हैं। तो राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रुपाला का उनके बयानों को लेकर विरोध हो रहा है। रुपाला ने एक कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयान दिया था, जिससे अब क्षत्रिय समाज खुलकर विरोध पर उतर आया है। रुपाला अमरेली के रहने वाले हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ बाहरी उम्मीदवार माना जा रहा है। बीजेपी की एक और पैराशूट एंट्री पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मानी जा रही है। उनके लिए भी स्थितियां बेहद मुश्किल भरी बताई जा रही हैं। मंडाविया मूल रूप से भावनगर के रहने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। बीजेपी में जहां बगावत के हालात हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में बात बनती दिखाई दे रही है। बिहार में मुश्किल में फंसी सीट बंटवारे पर अब सहमति बन गई है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है और शुक्रवार को इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। बिहार में सियासी हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों में सीट शेयरिंग की चर्चाएं तेज है और इसी कड़ी में अब बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच अब सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, जिसके तहत कांग्रेस 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बताया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम सीट देने पर सहमति बन गई है, जबकि शिवहर या महराजगंज में किसी एक और सीट के लिए बातचीत अभी जारी है। दूसरी तरफ सीपीआई को एक सीट बेगूसराय की दी गई है, जबकि सीपीआई एमएलए को 2 सीटें दी गई हैं। बची हुई 28 से 29 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। वैसे आरजेडी की तरफ से अभी भी इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में आते हैं तो उन्हें 2 सीट दी जा सकती है, जबकि मुकेश साहनी के लिए अब लालू यादव ने महागठबंधन के दरवाजे बंद कर लिए हैं। इसके पीछे लालू का दावा है कि मल्हार समाज के वोट पर साहनी की पकड़ बेहद कमजोर है, उनमें वोट को स्विंग कराने की क्षमता नहीं है। फिलहाल सीट बंटवारे का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शुक्रवार को दोपहर में महागठबंधन
गठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा। महागठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है और बीजेपी की इस मुश्किल को राहुल गांधी लगातार बढ़ा रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे बीजेपी की पूरी रणनीति ही बिगड़ती दिखाई दे रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में बड़े बदलाव की घोषणा की है। गुरुवार को मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार ने जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। यानी अब मनरेगा मजदूरों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है, जबकि गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी 10.6% तक बढ़ाई गई है। गोवा में जहां मजदूरी की दर में 34 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाई गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार की इस घोषणा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने आपका मेहनताना 7 रुपए बढ़ा दिया है। अब शायद वे आपसे पूछें क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का, और 700 करोड़ खर्च कर आपके नाम पर धन्यवाद मोदी का अभियान भी शुरू कर दें। जो मोदी जी के इस अपार उदारता से नाराज हैं, वो याद रखें इंडिया की सरकार पहले दिन हर मजदूर का मेहनताना बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने वाली है। कांग्रेस सांसद ने अपने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर करारा तंज तो कसा ही है, इसके साथ ही कांग्रेस की सत्ता में मजदूरों के बेहतरी के लिए मेहनताना बढ़ाने का वादा भी किया है। आपको बता दें कि 2005 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की नींव रखी गई थी और इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार की गारंटी देती है। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि वरुण गांधी भी बीजेपी की मुसीबत बने हुए हैं। पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। वरुण गांधी ने साफ कर दिया कि वो अपने तेवर बदलने वाले नहीं हैं और उन्होंने एक बार फिर इसे दिखा भी दिया है। पीलीभीत के लोगों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो क्या कहा है वरुण ने, देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों यूपी की पीलीभीत सीट काफी चर्चा में बनी हुई है। इस सीट से इस समय वरुण गांधी यहां से सांसद हैं, लेकिन 2 महीने बाद पीलीभीत के सांसद का नाम बदल जाएगा, क्योंकि वरुण को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और वरुण ने भी इसके बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि अब वो अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी ने मेनका को सुल्तानपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पीलीभीत छोड़ने से पहले वरुण ने यहाँ के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिससे कई खुलासे हुए हैं। वरुण ने पत्र में लिखा कि आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्म भूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणा भाग से बहुत ऊपर है। मैं आपके साथ हूँ
और रहूंगा। वरुण के बयान लगातार बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस भी बीजेपी की घेराबंदी में जुटी हुई है। पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है और अब कांग्रेस ने बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ अपने मजबूत चेहरे को उतार कर उनकी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या है कांग्रेस के उम्मीदवारों की नई लिस्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस ने अपनी 8वीं सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 4 राज्यों के 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 4, तेलंगाना की 4, झारखंड के 3 और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। ये सूची जारी होने के बाद मध्य प्रदेश की गुना और विदिशा सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पार्टी ने विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। आपको बता दें कि प्रताप भानु शर्मा राजीव गांधी के करीबी माने जाते हैं और विदिशा की सीट से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो वहीं गुना की सीट पर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर इस बार कांग्रेस ने बीजेपी वाला दांव सिंधिया के खिलाफ खेल दिया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर गुना से चुनाव लड़ रहे थे, तब बीजेपी ने कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता केपी यादव को इस सीट से टिकट दी थी। और अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है, राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ साथ यदुवंशी समाज के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने का दांव खेला है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब टोल पर रुकना नहीं होगा, ना टोल होंगे, सीधे सैटेलाइट के जरिए आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। हो भी सकता है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कभी ये भी हो सकता है कि मोबाइल पर आपके मैसेज आए कि आपको SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदना है, आपके अकाउंट से सीधे 1500 करोड़ रुपए पार्टी की सेवा में समर्पित कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।